दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप सबको कुछ खास खबरें बताने के लिए, चूँकि कई सारी खबरें भी हैं आज। सारा इंडिया से जुड़ी है, बाइक बोर्ड से है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से है, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम से जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका, वो तो देश के तमाम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये ठग कंपनीज, ठग फर्म्स, ठग एसएसजी, इन सभी से जुड़ी हुई है, वो भी बतानी है आप सबको। और कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सबके साथ साझा करनी है। इसलिए मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है कि जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, अपने सुझाव देंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, और सब लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे ताकि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और वो सब एकजुट होकर के इन ठगों के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो। और सब्सक्राइब भी साथियों इसलिए करोगे क्योंकि ये जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन का, उसमें आप देख रहे होंगे चीख चीख करके हमारा भी मीडिया और दूसरी जगहों का मीडिया भी ये कह रहा है कि ये खबरें जो हैं प्लांट की जाती हैं और इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है एक तरह से। तो इन्फॉर्मेशन वॉर सच में ही चलता है। मीडिया कई बार शैतान को देवता और देवता को शैतान स्थापित कर देता है। कई बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा करता है मीडिया। तो चूँकि हम अगर मीडिया के ही भरोसे बैठे रहे, मुख्यधारा के मीडिया के, तो वो कभी भी हमारे लोगों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंचने देगा, चूँकि उसमें तो सूचनाएं प्लांट की जाती हैं, और प्लांट करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो ठगों में है आज हिंदुस्तान में, तो कि वो खबरें प्लांट करवा सकते हैं। चूँकि मीडिया, ज़्यादातर मीडिया उन्हीं का है वैसे तो, चाहे कोई भी ठग कंपनी हो, सहारा इंडिया हो, पीएसीएल हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हो, बाइक बोट हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, कुबेर हो, जीवीजी हो, ये जितनी भी हैं ठग कंपनीज या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन सब के अपने अपने न्यूज़पेपर भी थे, न्यूज़ चैनल्स भी थे, अभी भी हैं कईयों के, तो सारा इंडिया जैसियों के। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अत्यावश्यक हो जाता है कि हम अपने जो हमारे ये यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो हमारा युगांतर न्यूज़ हो या सहारा निवेशक मोर्चा वाला हो या कोई और हो, नई दुनिया के नाम से हमारे सहारा निवेशक मोर्चा शिवपुरी वाले साथी ने आज ही क्रिएट किया है, कल ही, वो हो, या कोई और चैनल हो, आदर्श वालों का हो। यूट्यूब पर जितने भी हमारे ये चैनल हैं जो ठगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ठगों के संबंध में सूचनाएं आप सब तक पहुंचाते हैं, उन तमाम न्यूज़ चैनल्स को भी आप सबको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर ही इतने हो जाएं कि हमें किसी भी ठग कंपनी के या ठगों द्वारा संचालित न्यूज़ चैनल्स के भरोसे ना रहना पड़े। हमारी जो लड़ाई की खबरें हैं, ठगों के विरुद्ध जो हम लड़ रहे हैं, जो सही सूचनाएं हैं कि हम कानूनी कार्रवाई किस ढंग से ठीक से कर सकते हैं, कैसे अपना भुगतान जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचनाएं हमारे तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों तक हमारे चैनल्स के माध्यम से ही पहुंच जाएं। इसलिए अत्यावश्यक है कि तमाम साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास होता है कि 100% सत्य खबरें, सही सूचनाएं, सही जानकारी आपको बताऊं, आपको दूं। कहीं भी कोई ऐसी खबर आप तक ना जाए जो झूठ पर आधारित हो, या जिसे सुनकर के आपकी उम्मीदें बढ़ जाएं और पता चले बाद में वो खबर फेक थी, झूठी थी, तो आप निराश हो जाएं और निराशा के गर्त में जाकर आप आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लें। तो इसलिए दोस्तों, मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा, आज इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं मैं, कि जो भी साथी
मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो तमाम साथी युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो संदेश को शेयर करेंगे सभी जगह तक, इसको लाइक करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और इसके साथ साथ जो पहले भुगतान फिर मतदान का हमारा अभिनव अभियान है जिसको हम युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल के द्वारा वायरल कर रहे हैं, वो तमाम साथी हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करेंगे, हमारे फेसबुक पेज युगांतर 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करेंगे, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो करेंगे ताकि आप तक सही सूचनाएं पहुंच सकें, सत्य खबर पहुंच सकें और मैं मानसिक रूप से आप सबको इन ठगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर सकूं। क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई उतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है, या जितने ये हमारे यूट्यूब चैनल के साथी भी बहुत सारे फेक खबरें आपको परोसते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कब 1 मार्च से शुरू हो जाएगा भुगतान, 15 मार्च से हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, मई में हो जाएगा। ये कई साल से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन सत्य ये है, आप सबको पता है कि आपका भुगतान 1, 2, 10, 5 साल से नहीं 20 साल से लंबित है बहुत सारी कंपनीज का। तो इसलिए इन फेक खबरों से, झूठी खबरों से आपको बचना है और इस लड़ाई को उसी ढंग से लड़ना है जिस ढंग से आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। और वो तरीका 2 ही मार्ग हैं आपके पास। पहला मार्ग कानूनी कार्रवाई, वो आप सबको करनी है। जो कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, कानूनी कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होंगे, उन लोगों का पैसा कभी नहीं मिलेगा, ये निश्चित है, तय है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरा, सत्याग्रह आंदोलन, हल्ला बोल आंदोलन, ये धरने, प्रदर्शन, ये जितनी भी चीजें हैं जो आंदोलन के रूप हैं, इन सब में सम्मिलित होना, इनके लिए पूरे संगठन को मजबूत करना, हम सबका आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है। चूंकि हम अगर ठीक से आंदोलन नहीं करेंगे तो भले ही हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाएं, उनको जो कार्यपालिका है, जो सरकारें हैं, वो कभी लागू नहीं करेंगी। वो आदेश हमेशा धूल फांकते रहेंगे, रद्दी की टोकरी में पड़े रहेंगे। ये आप सब देख रहे हो, बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं, चाहे वो PACL का मामला हो, सहारा इंडिया का मामला हो, साईं प्रसाद का हो, समृद्ध जीवन का हो, और कई सारे मैटर्स में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उसके बावजूद भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों के भुगतान नहीं हो पा रहे। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है सहारा इंडिया से रिलेटेड। उसमें उन्होंने आदेश किया है RBI को, सेबी को, कंपनी रजिस्ट्रार को और एक EOU होता है उसको, कि उनको भी पार्टी बनाया जाए, उसमें पक्षकार बनाया जाए। तो उस फैसले को लेकर के भी काफ़ी साथी हमारे उत्साहित हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित होने वाला फैसला नहीं है। चूँकि हाई कोर्ट्स के आदेश को तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ये कंपनीज चैलेंज कर देती हैं, स्टे करा देती हैं, कुछ ज़्यादा होप रखी नहीं जा सकती। इसीलिए हमने जो ये डिसीजन लिया है कि हम सीधे सीधे तमाम कंपनीज के खिलाफ, तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही फाइट करें। उसके लिए जो रिट पिटीशन हम फाइल करने जा रहे हैं, वो उसका मकसद यही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम अथॉरिटी कोई नहीं है और आज तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंपनी या सोसाइटी के पीड़ित या जमाकर्ता नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी विवाद चले वो ठग और सरकारों के बीच में चले हैं। सरकारी कार्रवाई के खिलाफ ज़्यादातर ठग कंपनीज या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्हीं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं। इस वजह से वो टाइम बाउंड आदेश नहीं रहे, सख्त आदेश नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सका कि अगर इतने दिन के अंदर अंदर किसी ठगी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया तो वो संबंधित एजेंसीज को या अधिकारियों को या गवर्नमेंट्स को कोई पनिशमेंट देगा, कोई दंड देगा, कोई जुर्माना लगाएगा या किसी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को जेल भेज देगा। अब हमारा जो प्रयास है, हम जो जा रहे हैं वो यही है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए वो हमारी रिट पिटीशन पर आए। चूँकि हम तमाम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की तरफ से रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं और उसको टाइम बाउंड करने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तो तमाम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट कराए पूरे देश में, हर राज्य में। और जैसा इस कानून में प्रोविजन हमारी पार्लियामेंट ने किया है कि 180 दिन के अंदर अंदर राज्य पैसा वापस करेंगे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का, वो राज्य उस कानून के मुताबिक सबका पैसा वापस करें।
तीसरी जो बात है वो कि इसको नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। चूंकि 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ परिवार प्रभावित हुए हैं इन ठगी स्कैम्स के कारण, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लिए एक विशेष राहत कोष बनाया जाए और उस विशेष राहत कोष से उनको अंतरिम राहत प्रदान की जाए। जिस तरह से वर्ष 2013 में वेस्ट बंगाल की सरकार ने शारदा स्कैम के पीड़ितों के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष राहत कोष बना करके उनको अंतरिम राहत प्रदान की थी। और जो चौथी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे लगभग 2 करोड़ साथी जो इन कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अभिकर्ता या सलाहकार का काम करते थे, यहाँ से वेतन प्राप्त करते थे या यहाँ से कमीशन लेते थे, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, वो जो बेरोजगार हुए हैं, ऊपर से समाज में अपमानित हो गए हैं, ठग घोषित कर दिए गए हैं समाज के द्वारा। बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो FIRs भी हुई हैं, जेल भी गए हैं। तो उन लोगों को भी सम्मानजनक रोजगार प्रदान किया जाए, उनका जो डूबा हुआ सम्मान है, धन है, वो उनको वापस प्रदान कराया जाए और उनके भी रिहाइबिलिटेशन की, पुनर्वास की और कंपनसेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट करवाए। और इन तमाम ठगों को दंडित करने के लिए CBI के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बने, SIT जिनको कह देते हैं, और वो भी टाइम बाउंड हों और इन तमाम ठगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल हों और इनको जल्दी से जल्दी दंडित कराया जाए, ताकि कोई भी ठग खुली हवा में सांस ना ले सके और वो हाई कोर्ट्स के या ट्रायल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक ना जा सकें, लड़ाई को लंबी ना खींच सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आप सबको समझनी है। और मैंने कल व्हाट्सएप के माध्यम से एक चीज़ आपको बताई थी कि कुछ शैतान किस्म के लोग, ठग किस्म के लोग, कुछ अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने वाले लोग ये कहते रहे हैं, अभी भी कहते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। तो भ्रमों को तोड़ना भी मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं कि हर भ्रम से बाहर निकाल लूं मैं अपने देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को और उन्हें सत्य के मार्ग पर लेकर के आ जाऊं। ये बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहे हैं कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन पर लागू नहीं होता। दोस्तों ये झूठ है, ये फेक है। अभी जो नया अमेंडमेंट आया है, मैंने कल बताया था कि उस अमेंडमेंट के मुताबिक उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो अमेंडमेंट जो है उसका नाम ही टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 इन ब्रैकेट 39 ऑफ 2002 बाई द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है। तो जितना भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, चाहे बैंक हों, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई स्वयं सहायता समूह हो या कोई व्यक्ति हो, यदि वो कहीं भी कोई भी इस तरह का काम करता है जमा राशि स्वीकार करने का और आपकी जमा राशि के साथ हेरा फेरी करता है, आपके साथ ठगी करता है, तो ये सारे के सारे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत कवर्ड होते हैं। और जो राहत आपको मिलेगी तमाम लोगों को, वो केवल और केवल इसी एक्ट के द्वारा मिल सकती है। एक विशेष बात मैं आपको बीच में जोड़ करके बताता हूं कि जो PACL वाला मामला है, पल्स वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2016 में ऑर्डर दिया था कि सेबी RM लोढ़ा साहब की निगरानी में 6 महीने के अंदर अंदर पल्स पीड़ितों का भुगतान करेगी। लेकिन आज 5-6 साल होने जा रहे हैं, किसी भी साथी का कोई भुगतान नहीं हुआ। और अगर भुगतान हो भी जाता तो भी साथियों एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी पुराने एक्ट हैं उनमें ये व्यवस्था थी कि पहले कोई भी नियामक, कोई भी कमेटी किसी भी ठग कंपनी या कॉरपोरेशन या सोसाइटी के जो फंड जनरेट होगा, जो उसकी संपत्ति से प्रॉपर्टीज को अटैच करके नीलाम करके जो फंड आएगा, उस फंड में से पहले आयकर विभाग का भुगतान करेंगी भारत सरकार का, फिर जो उसके स्टेट बॉडीज के जो टैक्स होते हैं, बिजली का, पानी का, और आजकल तो GST जुड़ गया है, पहले GST का होगा। पल्स के मामले में 24,500 करोड़ रुपए की देनदारी तो इनकम टैक्स की है दोस्तों। जो हम 48 या 49,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं PACL वाले मामले में, उसमें से 24,500 करोड़ तो अकेला इनकम टैक्स ले जाएगा और बाकी पैसा GST,
सर्विस टैक्स वाले, पानी वाले, बिजली वाले या और जो भी ड्यूज होंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के, वो ले जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, चूंकि इस एक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि पहले सरकार ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करेगी, उसके बाद अगर कोई राशि बचती है तो उस राशि को सरकारी विभागों की देनदारियों में वितरित किया जा सकता है। अन्यथा पहले हम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान की गारंटी ये एक्ट देता है। ऐसा महामहिम राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को अपने अध्यादेश में भी कहा था और हमारी पार्लियामेंट ने भी 1 जुलाई 2019 को कहा था, और ऐसा ही होना भी चाहिए, होगा भी। उसके लिए ही हम ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, और उसी के लिए हमारा ये युद्ध है। तो मैं अब आपको कुछ और खबरें बता देना चाहता हूं। इसी बीच में बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है उत्तर प्रदेश की, उसने भूदेव पर, विजेंद्र सिंह हुड्डा पर, दीप्ति बहल पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, चूंकि ये भगोड़े हो रखे हैं। और अखबारों ने एक नाम उसमें लोकेंद्र का गलत भी लिख दिया है। लोकेंद्र तो 1 महीने पहले ही अरेस्ट हो चुका था, जेल में है वो। 50,000 रुपये का इनाम था उस पर ये जो 5 लाख रुपए वाली इनाम की घोषणा है, ये झूठी खबर है। ऐसा नहीं है। केवल दीप्ति बहल, विजेंद्र सिंह हुड्डा और तीसरा भूदेव, इन 3 पर 5-5 लाख रुपए की इनकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की गई है। दूसरी खबर दोस्तों ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनाइटेड इंडिया से जुड़ी हुई है कि महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, ट्रिनिटी के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनको जेल भेजें और लोगों का भुगतान की व्यवस्था करवाएं। महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस के सीपी साहब ने इसकी इंक्वायरी स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। जल्दी ही ट्रिनिटी के जो ठग हैं रामकेश शर्मा वगैरह, वो सब जेल के अंदर होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएंगी। इसलिए किसी भी साथी को जो बहुत भयावह दौर से गुजर रहे हैं, चूँकि कई सारी जगह अभी फ्रेंचाइजीज और इसकी ब्रांचें चल रही हैं, वो सभी जल्दी बंद हो जाएंगी और इनको जेल जाना होगा और आपके पैसे का भी भुगतान होगा। पैसे के भुगतान को लेकर किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी खबर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में आई है, चूँकि वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, थर्ड टेम्पल और फाइटोटोमी के नाम पर देश के लगभग 70 लाख लोगों के साथ इन ठगों ने, मितेश अग्रवाल वगैरह ने ठगी की थी। उसमें भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से जवाब तलब किया है कि उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये भी बहुत जल्दी होने जा रहा है कि मितेश अग्रवाल वगैरह जल्दी ही जेल जाएंगे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले। और सहारा इंडिया से संबंधित खबरें हैं, रोज आप सुन रहे होंगे नहीं कि जगह जगह उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कई सारी कोर्ट्स ने उसके खिलाफ एनवीडब्ल्यू कर दिया है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके एनवीडब्ल्यू को स्टे भी कर दिया है, ये भी खबर है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि जो आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, जो सहारा इंडिया के पीड़ित इस बड़े महाठग के खिलाफ जो अभियान चलाए हुए हैं, उससे सरकार पर दबाव है। और सबसे बड़ा दबाव तो आपका जो ये नारा था पहले भुगतान फिर मतदान का, इसने आश्चर्यजनक काम किया है, बहुत प्रभावशाली रहा है। आपने तमाम राज्यों में जो मतदान का बहिष्कार करके मतदान के परसेंटेज को डाउन कर दिया है, उस पर विश्लेषण चल रहा है। अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 7वें चरण के चुनाव में 7 मार्च को पूरी ताकत लगा दें। जहां जहां आपके जानकार हैं या जहां आप खुद वोटर हैं, वहां मतदान का बहिष्कार करें। हमारे साथी जो पल्स पीड़ितों के नेता हैं और हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रभारी हैं उत्तराखंड के सुखदेव सिंह शास्त्री जी, बहन लक्ष्मी बिष्ट जी
और अन्य साथियों ने 15 मार्च का कोट द्वार में विशाल प्रदर्शन रखा है। एसडीएम के माध्यम से वो महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और पल्स पीड़ितों के भुगतान की मांग करेंगे। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि उसको ज्वाइन करें। और जो हमारे कानपुर के साथी हैं वो अभी जो मार्च में ही शायद 12 मार्च को बैठने जा रहे हैं, वो हमारे अधिवक्ता साथी अजय टंडन जी अनशन पर, उसमें भी सहयोग करें उनको। हमारे साथी अभयदेव शुक्ला जी ने जो अभियान छेड़ा हुआ है जन सहयोग मोर्चा के माध्यम से, उसमें भी तमाम साथी सहयोग करें। हमारे मध्य प्रदेश से साथी हैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी साहब, उन्होंने जो अभियान छेड़ा हुआ है उसमें भी सहयोग करें। और साथियों, एक और सबसे बड़ी खबर कि हमने जो आपसे सुझाव मांगे थे 2-3 दिन पहले कि क्या हमें आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर जाकर संघ प्रमुख से मुलाकात करनी चाहिए इन ठगी स्कैम्स के मामले में, चूंकि 20 करोड़ परिवार ठगी का शिकार बने हैं। और आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी होने का दावा करता है, हिंदू संगठन होने का दावा करता है। तो जिस देश के 20 करोड़ परिवार, जिस धर्म के 20 करोड़ परिवार वास्तव में खतरे में आ जाएं ठगों के कारण, तो उनको उस खतरे से सुरक्षा दिलाना, उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस दिलाना, उस संगठन का तो मूल कर्तव्य, उत्तरदायित्व बन जाता है, जो हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हो, संघर्षरत रहता हो। और सौभाग्य से इस वक्त जो देश में सरकार है, केंद्र में या ज़्यादातर राज्यों में, वो आरएसएस के स्वयं सेवकों की यही, चाहे नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, शिवराज सिंह चौहान हों या और दूसरे राज्यों में हों, ज़्यादातर स्वयं सेवक ही राज्यों की और केंद्र की सरकार पर काबिज हैं। और इसलिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों की इस पीड़ा को संघ प्रमुख के समक्ष रखें। ये मैंने आपके समक्ष प्रस्ताव रखा था, सुझाव मांगे थे। हजारों लोगों ने अपने सुझाव मुझे प्रेषित किए हैं, भेजे हैं, और उन्होंने सबने सुझाव को उचित माना है, बेहतरीन माना है, मिलना चाहिए हमें। और दोस्तों, कुछ हमारे मुस्लिम साथी, एक सिख साथी का भी आ रहा था कि साहब आप केवल हिंदू क्यों बोल रहे हो ठगी पीड़ितों को। तो दोस्तों, संघ प्रमुख के बहुत बार ये कहते हैं वो कि साहब इस देश में रहने वाला, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म को या पूजा पद्धति को मानता है। तो उनकी परिभाषा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार आप सब हिंदू हैं। मैं भी मानता हूं कि हिंदुस्तान एक भौगोलिक परिस्थिति है और उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धार्मिक पद्धति को मानता हो, वो हिंदू है। इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर किसी को व्यथित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथी को कि साहब उसका नाम जो है इमामुद्दीन है, या किसी का नाम राम सिंह है, या किसी का नाम कुलविंदर सिंह है, तो इस वजह से वो हिंदू नहीं रहा, या संघ प्रमुख उसकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे। उन्हें सुननी होगी, और नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास प्रतिकार का मार्ग खुला है। वैसे मैं भी अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं कि शायद आरएसएस ही, संघ ही एक ऐसी एजेंसी या ऐसा संगठन रह गया था जिसके समक्ष हम विधिवत रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सके थे, जिसके संज्ञान में ये चीज़ें नहीं ला पाए थे कि बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड जैसे स्कैम हमारे देश में हुए और उनमें 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों का मेहनत की रकम को ठग लिया गया। उनके शरीर का 62,100 यूनिट रक्त निकालकर विदेशों में बेच दिया गया आपके कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के नेतृत्व में, और हमने उसके लिए प्रधानमंत्री से पुकार लगाई, उनके संज्ञान में लेके आए, हजारों रिट पिटीशंस फाइल की, उसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 20 मई की उसमें डेट है। उसके बावजूद भी उस स्कैम में अभी तक कई सारे ठग फरार चल रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सीबीआई को हालांकि चला गया मामला, लेकिन सीबीआई ने भी अभी तक कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम इस मामले को लेकर के नहीं उठाया है। कहीं स्पीडी ट्रायल आरंभ नहीं हुआ है, और 1200 से ज़्यादा सैनिक हमारे इसमें आत्महत्या कर चुके हैं। तो जो हमारी सेना से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, कम से कम ऐसे स्कैमर्स के खिलाफ, ऐसे ठगों के खिलाफ तो आवाज़ आरएसएस प्रमुख को, नरेंद्र मोदी को अवश्य उठानी चाहिए थी, चूँकि सेना के प्रति वो सम्मान की बात करते हैं। और मुझे भी लगता है कि बताना चाहिए इनको सबको। अगर नहीं करेंगे तो हम इनका भी प्रतिकार करेंगे, इनका भी विरोध करेंगे, और कम से कम
जो एक छदम राष्ट्रवाद का या धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा है, वो तमाम उन लोगों के मुखड़े से हम उतार देंगे जो भी अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं या देशभक्त कहते हैं या ईमानदार कहते हैं या हिंदू कहते हैं स्वयं को। यदि वो हिंदुओं के 20 करोड़ हिंदुओं के ऊपर आई हुई इस आपदा पर मुंह नहीं खोलेंगे, ट्वीट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को डायरेक्शन नहीं देंगे। डायरेक्शन में इसलिए बोल रहा हूं चूंकि प्रधानमंत्री देश का नौकर होता है, मालिक नहीं होता। उससे साधारण से साधारण नागरिक भी जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है। ये आईपीसी 1860 का संख्यांक 45 कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो देश के स्वामी नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को आदेशित करने का, निर्देशित करने का प्रत्येक उस नागरिक को अधिकार है जो सरकारी सेवा में नहीं है। तो संघ प्रमुख भी सरकारी सेवा में नहीं है, मैं भी सरकारी सेवा में नहीं हूं, तो हम डायरेक्शन देंगे, आदेश देंगे। अगर नहीं मानेगा कोई तो ऐसे नौकर को मालिक निकाल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, उसकी नौकरी से हटा के भगा सकता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तनाव लेने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों घबराओ मत। आपका जो पैसा है, जो चाहे वो आदर्श ने ठगाया है, नवजीवन ने, संजीवन ने, आपेश्वर ने, खेतेश्वर ने, हल्दर ने, जेकेबी ने या करम भूमि ने या कल्पतरु ने या जो है आपका साइंस सिटी ने, फ्यूचर मेकर ने या कैची पिक्सल ने या स्ट्रीट हॉक्स ने या हेलो राइड ने या गोबे ने या हमारा वाहन ने या हमारी सवारी ने या केबीसी ने या बीएफसी ने या जिसने भी, श्योरगेन, रामेल, प्रिया परिवार, लेना देना वगैरह वगैरह, हजारों इस तरह की ठग कंपनीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिसने भी आपके साथ ठगी की है, उन तमाम ठगों को दंडित कराना, आपके धन की वापसी सुनिश्चित कराना, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का उत्तरदायित्व है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मैं आप सबसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएंगे, ताकि तमाम लोग जागरूक हो सकें, संगठित हो सकें और वो आपस की लड़ाई को भूलकर ठगों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ सकें। चूंकि ये लड़ाई अब साधारण लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि हिंदुस्तान बनाम ठग महायुद्ध में बदल चुकी है। हमको ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है और वो तब होगा, उसकी पहली शर्त यही है कि आप तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की कमाई को हम वापस करवा दें। तो पहला काम हमारा यही होगा कि एनी हाउ एनी कॉस्ट कुछ भी करना पड़ेगा तो आपका पैसा आपको वापस कराएंगे। आप तमाम साथी हमारी इस आंदोलन से, हमारी इस मुहिम से जुड़े, जिनके भी साथ कहीं भी किसी ने भी कोई ठगी की है, वो साथी अपना विवरण, अपना नाम, अपने पिताजी या पति का नाम, अपनी एज, अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिसने भी उनके साथ ठगी की है, उस ठग कंपनी या सोसाइटी का नाम, उसका पता, कितने की साथ उसके साथ ठगी की है, कब की है, ये सारी डिटेल्स लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज देंगे या मेरी मेल आईडी yugantarnews@gmail.com पर भेज देंगे। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी उसे मैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तमाम राज्य सरकारों के समक्ष, सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष और संघ प्रमुख के समक्ष भी विस्तार पूर्वक रखूंगा। और बिल्कुल आप लोग कोई भी तनाव ना लें, निश्चिंत रहें। बहुत जल्दी अब आपके भुगतान का समय आ चुका है, वो आपको होगा। मैं इसके साथ साथ आप सबसे एक अपील और करूंगा साथियों, चूंकि कम से कम 50,000 लोगों का विवरण मेरे पास आ चुका है और इसमें 14 मार्च तक हमको सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल करनी है। तो आप तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, चूंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और मेरा टारगेट है कि 30 लाख लोगों की लिस्ट कम से कम हम सबमिट करें। तो भले ही कोई 1 रुपये से करे, 2 रुपये से करे, 5 रुपये से करे, 10 रुपये से करे, 100 रुपये से करे, 500 रुपये से करे, 2100 रुपये से करे, आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। मेरा गूगल पे, फोन पे नंबर आप नोट कर लें, 9560479048। ये सारे नंबर, ईमेल आईडी का एड्रेस इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से जाकर के भी आप ले सकते हैं। तो आप तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, ताकि हम आर्थिक तंगी के कारण कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, पूरी बात हम अथॉरिटीज़ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में नाकामयाब ना हो जाएं, कहीं हमें कोई
और बाधा ना खड़ी हो सके। चूंकि जब हम आत्मनिर्भर होंगे, संपन्न होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, तो शायद ही दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा मुकाबला कर पाएगी या हमारे रास्ते में बाधा बन पाएगी। हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। पहले भुगतान फिर मतदान, इस पर अड़िग रहना है आप सबको। जय हिंद, जय भारत।